गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है दिसंबर 26 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं। आज शुरुआत वाले जो 2 टॉपिक रहेंगे ये हम लोग इकोनॉमी वाले सेक्शन से करेंगे, जहाँ पे एक टॉपिक है स्टैगफ्लेशन के बारे में, दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन अगर आपको इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तभी हम लोग इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंट है और सिंपल है। उसके अलावा कर्नाटका में जो काफ़ी पहले इश्यू हुआ था लास्ट ईयर, उससे पिछले साल भी हुआ था हिजाब को लेके। तो इसको लेके थोड़ी-सी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, तो थोड़ा इसका हम लोग जानेंगे, इसका लीगल एंगल क्या है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का। उसके अलावा इसका ह्यूमन एंगल क्या है, कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं, हल्का-सा इसको हम लोग रिवाइज़ करेंगे, हिजाब रो को। हालाँकि ये मामला अभी कोर्ट में है, बट फिर भी कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, उसने कुछ चेंजेज़ यहाँ पे करने की बात कही है, उसके बारे में बात करेंगे। ये वाला टॉपिक प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, खैर मेंस के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा वीर बाल दिवस के बारे में बात करेंगे। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, ये है आज का एडिटोरियल। तो एक नया टॉपिक है, हम लोगों ने अभी तक इस टॉपिक के बारे में बात नहीं किया है। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी डिसेंट टॉपिक यहाँ पे ये हो जाता है। क्योंकि जो नया कानून आया है, तो जो हमारे यहाँ पे सीआरपीसी को और आईपीसी को जो रिप्लेस किया गया है, उसमें डॉक्टर्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस होता है, कुछ लोग होते हैं ना पेशेंट्स डॉक्टर के साथ हिंसा कर देते हैं, उसके बारे में आर्टिकल है। तो हम लोग यहाँ पे उसको देखने वाले हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल सी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक छोटी-सी अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि आपको पता है कि सैटरडे को हमारा करंट अफ़ेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही करंट अफ़ेयर कवर करवाते हैं। ढाई से 3 घंटे की क्लास होती है, आराम से एकदम पूरे वीक का आपका बढ़िया सा रिवीज़न भी हो जाता है। इन केस अगर आपने वीक में अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, इन केस अगर आप जॉब करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप ये वीक की करंट अफ़ेयर की क्लास लेके पूरे वीक का करंट अफ़ेयर अच्छे से कवर कर सकते हो। और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा रिवीज़न हो जाता है। क्योंकि आपको बहुत बढ़िया से पता है कि 2 साल का करंट अफ़ेयर अगर आप कवर नहीं कर रहे हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, दिक्कत आपको आने वाली है। तो इसलिए करंट अफ़ेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए जी, पढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन रिसीडिंग आरबीआई ऑफिशियल। रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे जाना, मतलब रिवर्स होना। और रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन, अब देखिए स्टैगफ्लेशन ना 2 वर्ड से मिलके बना है। एक होता है जी स्टैग्नेशन और दूसरा होता है इन्फ्लेशन, ठीक है? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। आपके मान लो 2 घंटे आपने पढ़ाई करी, एक दिन आपने कोशिश किया चलो मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ, ठीक है? 2 घंटे ठीक आपको समझ में आ रहा था, लेकिन जब अपनी लिमिट को आप इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हो, 4 घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा आप लाइन तो पढ़ रहे हो, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आपका दिमाग का जो है स्टैग्नेशन आ जाता है। फिर आपको 1 आधा घंटे का, आधे घंटे का रेस्ट चाहिए होता है। फिर से आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठते हो, फिर से आपको समझ में आने लगता है। तो स्टैग्नेशन आ जाता है बेसिकली। इसी तरह से हमारी इकोनॉमी का भी स्टैग्नेशन आ जाता है, जब हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है। ग्रो करना स्टॉप हो जाती है। और इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज़, है ना? प्राइस राइज़। तो स्टैगफ्लेशन एक बड़ा अजीब-सा कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एक तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ लो होती ही है, साथ के साथ हाई इन्फ्लेशन होता है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। थिंग इज़ इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं दिखाता हूँ आपको नीचे करके, ठीक है? तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट और द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन व्हिच इज़ एट द सेम टाइम अकम्पनीड बाय द राइजिंग प्राइसेस। देखिए इन्फ्लेशन तो होगा ही, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हाई है। ये अजीब क्यों है? ये अजीब इसलिए है, क्योंकि जो कीनीशियन इकोनॉमी है, वो ये कहती है कि जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है? इन्फ्लेशन बढ़ता है मतलब महँगाई बढ़ती है, वैसे-वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। ये एक यूजुअल अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो? महँगाई बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। इसका मतलब महँगाई बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जितनी चीज़ें महँगी होंगी, उतना ही लोगों को काम-धंधा मिलेगा। ये कीनीशियन इकोनॉमी कहती है। देखिए अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इकोनॉमी की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ये आपको अच्छे से रिलेशन पता होगा। क्योंकि देखिए महँगाई बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनीज़ का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है? महँगाई बढ़ने का मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। अरे तभी तो महँगाई है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। जब लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो वो लोग ज़्यादा दाम पे बेचेंगे, सीधी-सी बात है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, है ना? जो किसी कंपनी में पहले 500 जूते बनते थे, अब वहाँ पे 1000 जूते बनने लगेंगे।
क्योंकि डिमांड बढ़ रही है जूतों की, सर्दियाँ आ गई हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को हायर करना पड़ेगा, हायर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है। लेकिन कभी-कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इस पूरे मॉडल के अपोज़िट में सिचुएशन हो जाती है, अपोज़िट में। महँगाई भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ना तो लोगों के पास सामान खरीदने का पैसा है और ना ही उनके पास नौकरी है। ये बड़ी अजीब-सी सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन की। यूजुअली 1970s में पहली बार अमेरिका में इस तरह की सिचुएशन को देखा गया था। यूजुअली वेस्टर्न कंट्री में ये हालत होती नहीं थी। देखिए, डेवलपिंग कंट्री में तो ये होता था। जब अमेरिका में ये देखा गया, तो रियलाइज़ किया गया कि ये स्टैगफ्लेशन नाम की कोई चीज़ होती है। तब से जो है थोड़ा-सा न्यूज़ में ज़्यादा रही। तो stagflation is a situation in which the inflation rate is very high, economic growth rate are very slow, and unemployment remains steadily very high. It can be alternatively defined as the period of the inflation combined with the decline in the GDP growth. तो जीडीपी भी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्राइस राइज भी बहुत हाई है। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, इसका रीजन एग्जैक्टली क्या है ये हम लोग नहीं जान पाते हैं क्योंकि सिचुएशन कंट्री टू कंट्री वैरी करती है। किसी कंट्री में कुछ और हो सकता है, किसी कंट्री में कुछ और हो सकता है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जैसे हम बात करें जैसे कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें, बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हो गया। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो प्राइस राइज़ हो गया लेकिन लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, इकॉनमी डाउन चला गया। इंडिया की इकॉनमी तो माइनस में भी चली गई थी। यस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर हो जाता है जैसे 2008-9 में हुआ, है ना? उससे पहले कई बार होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। प्राइसेज़ बढ़ने लगते हैं, लेकिन लोगों की जॉब्स चली जाती हैं। एशियन क्राइसिस हुआ था 1990s में, ये दिक्कतें वहाँ पे आई थी। तो इस कुछ सिचुएशंस ऐसी हो 1970s में जब ऑयल क्राइसिस आया था, जब जो जो अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ऑयल के प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, प्रोडक्शन कम कर दिया था। तब ये दिक्कतें आई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसे हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं बेसिकली, ठीक है? तो आरबीआई ने ये कहा है कि इंडिया में जो स्टैगफ्लेशन के चांसेस पहले 3% थे, अभी वो घट के 1% हो गए हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी, ऐसा आरबीआई ने कहा है। दूसरा जो टॉपिक है वो भी इकोनॉमी से आता है, जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करता है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में पैसे लगा के उसको खरीदना, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी मान लो मेरे पास एक दुकान है ना? मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैंने दूसरी दुकान भी खरीद ली। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तीसरी दुकान भी खरीद ली। ये मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का। इसके अपोज़िट होता है डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब मेरी एक दुकान नुकसान में चल रही थी या मतलब मेरे घर पे शादी है, कुछ भी है, मैंने एक दुकान को बेच दिया, इसे सेल ऑफ कर दिया, इसे कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। फिर दूसरी दुकान को भी बेच दिया, इसे भी कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होती है, जब आप अपने एसेट्स को लिक्विफ़ाई करना शुरू कर देते हो। जब आप अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर देते हो, इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो हम तो ये लोग करते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी ये करती है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट का एसेट क्या है इस केस में? गवर्नमेंट के जो एसेट होते हैं, वो होती हैं कंपनीज़, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ होती हैं, पीएसयूज़ होती हैं। उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि सरकार के लिए वो इनकम का काम करती हैं। बट सरकारी चीज़ें तो सरकारी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी पीएसयू जो है प्रॉफ़िट में हो, बहुत सारी पीएसयूज़ लॉस में भी होती हैं। आप एयर इंडिया का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, वो कितना बड़ा एग्ज़ाम्पल है। तो एयर इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी थी। सरकार का ऑब्जेक्टिव तो यही था कि एयर इंडिया से हम लोग प्रॉफ़िट कमाएँगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया जो है लॉस में चली गई। अब ये एसेट था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा को बेच दिया। तो ये इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब सेंटर या स्टेट के जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, प्रोजेक्ट हैं, उनको बेच दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को या किसी दूसरी कंपनी को। अब आप सोच रहे हो सरकार ऐसा क्यों करती है सर? सीधी-सी बात है लॉस में है ना? तो भई जो चीज़ लॉस में है उसको चला के क्या फ़ायदा? हाँ, कोशिश करती है सरकार उसको फिक्स करने की 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। एयर इंडिया को तो हम लोग पिछले 20 साल से फिक्स कर रहे थे, अब तक तो हुआ नहीं था। तो फाइनली सरकार ने सोचा कि यार इससे छुटकारा ही पा लिया जाए और टाटा कंपनी को या किसी कंपनी को उसको बेच दिया जाए। लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। हमेशा सरकार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान वाली कंपनी को बेचना नहीं होता है, बहुत बार सरकार का ऑब्जेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे कुछ और भी होता है। जैसे रिड्यूसिंग द फिस्कल बर्डन ऑन द एक्सचेकर। देखिए, ये तो आप एयर इंडिया का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि बर्डन बढ़ रहा था फालतू में।
सरकार ने बेच दिया। इम्प्रूविंग द पब्लिक फाइनेंस, अब एयर इंडिया को बेचने के बाद टाटा से कितना पैसा हमारी सरकार के पास आया, तो हमारा पब्लिक फाइनेंस इंप्रूव हुआ। एनकरेजिंग प्राइवेट ओनरशिप, सरकार प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आना चाहती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सरकार का ऐसा मानना है कि ज़्यादा बेटर क्वालिटी होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मार्केट के अंदर। फाइंडिंग ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यस, मतलब जैसे फंडिंग, जैसे मान लो कि सरकार ने, मान लो हमारा जो है कोई और, हम सरकार कोई ब्रिज बना रही है, कोई पोर्ट बना रही है, ठीक है? या कुछ और प्रोजेक्ट सरकार ने चलाया है, इनको फंडिंग तो करना पड़ेगा ना। फंडिंग कहाँ से आएगी? या तो बैंक से आएगी, बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं। तो सरकार क्या करती है, अपनी लॉस मेकिंग जो एसेट्स होते हैं उनको बेच देती है, वहाँ से जो पैसा आता है यहाँ पे इन्वेस्ट कर देती है। मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग द कंपटीशन इन द मार्केट, अब सीधी-सी बात है, अब ये सारी चीज़ें सरकारी होंगी, तो मार्केट में कंपटीशन होगा ही नहीं। कैपिटलिज्म क्या कहता है? ओपन मार्केट क्या कहती है? वो कहती है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज़रूरी है। कंपटीशन होता है, तो कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। आप 20 साल पहले देख लीजिए, हमारे देश में एक ही बीएसएनएल हुआ करता था, मार्केट में कॉम्पिटिशन था ही नहीं। तो बीएसएनएल की सिम खरीदने के लिए 6-6 महीने, 1-1 साल के लाइन लगानी पड़ती थी लोगों को, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, और जो आपके हाथ में आता था, क्वालिटी होती थी बिल्कुल बेकार, क्योंकि एक ही कंपनी थी ना। तो क्वालिटी भी नहीं थी, प्राइस भी ज़्यादा था, वेटिंग पीरियड भी ज़्यादा था। आज आप देख लीजिए, 2 मिनट में आपको जो है नया सिम कार्ड मिल जाता है, बेटर प्लान्स मिलते हैं, बेटर क्वालिटी मिलती है, लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। अब मोबाइल फ़ोन का देख लीजिए, कितनी मोबाइल कंपनीज़ आ गई हैं, 50 ऑप्शंस आपके पास हैं, सस्ते वाले भी, महँगे वाले भी, जो आपका मन करे खरीदिए। कॉम्पिटिशन ज़रूरी है मार्केट में, इनोवेशन के लिए भी और कंज़्यूमर के बेनिफिट के लिए भी ज़रूरी है। तो ये तभी एन्श्योर होता है जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे इन्वॉल्व करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट, जो ऑप्शंस हैं वो कंज्यूमर को दे। इसीलिए जो है डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का सरकार ना हर साल बजट में एक टारगेट फिक्स करती है कि इस बार हम लोग इतना सारा पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से अरेंज करेंगे। तो जो सरकार का जो टारगेट था, वो था 51,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है? लेकिन इसमें से अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000 करोड़ रुपए ही कलेक्ट किया गया है। 40,000 करोड़ रुपए के एसेट सरकार को अभी और बेचने हैं, ठीक है? अब वो बेचेगी सरकार, नहीं बेचेगी वो अलग बात है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने बता ही दिया, पैसा बेटर तरीके से सरकार मैनेज कर सकती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के इसका बेनिफिट होता है। एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप, यस, सीधी-सी बात है, जैसे आप यहाँ पे हिंदुस्तान ज़िंक का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एयर इंडिया का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। ऑफ़न रिलीज़ेज़ लार्ज अमाउंट ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज़, अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो सरकार को एजुकेशन को जो है फंडिंग करना है, ठीक है? या सरकार को वैसे मान लो सागरमाला प्रोजेक्ट हमारा है, या जो है पीएम गति प्रोजेक्ट हमारा है। तो सरकार क्या करती है, ये जो नुकसान वाली चीज़ें हैं, इनमें से पैसा अरेंज करके इनको यहाँ पे दे देती है सोशल सेक्टर में। अब ये नए एसेट क्रिएट हो रहे हैं, पुराने जो लॉस मेकिंग एसेट थे उनको बेच दिया सरकार ने, और नए एसेट्स क्रिएट कर दिए। नई यूनिवर्सिटी खोलना, नई रोड्स बनाना, नया पोर्ट बनाना, ये नया एसेट क्रिएट हुआ है, और एसेट क्रिएट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा। और देखिए, जब हम लोग आजकल गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। भैया, गवर्नमेंट का प्रोडक्शन करने का काम क्या है? कोई काम नहीं है। प्रोडक्शन को आप प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दीजिए। कैपिटलिज्म यही तो करता है। आप जाइए विदेशों में जाइए, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाइए जहाँ पे कैपिटलिज्म ज़्यादा फॉलो होता है, और यूरोप में जाइए, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ साउथ कोरिया, अमेरिका वगैरह में क्या होता है? वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है। गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ रेगुलेट करती है कि कहीं कोई चीज़ इल्लीगल तो नहीं हो रही है। वो काम गवर्नमेंट का होता है। तो आजकल इंडिया भी 1991 के रिफ़ॉर्म्स के बाद हम लोग भी जो है इसी तरफ जा रहे हैं। तो सरकार का ये मानना है कि भई प्रोडक्शन से बाहर निकलो, सब काम प्राइवेट हाथों में दो, गवर्नमेंट सिर्फ़ रेगुलेट करे। ये देखे कुछ गलत नहीं हो रहा है, बस। तो आज है 26 ऑफ डिसेंबर, और आज मनाया जाता है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो साहिबज़ादे ज़ोरावर सिंह और साहिबज़ादे फ़तेह सिंह, ठीक है? इन्हें इन इ इस दिन जो है ये शहीद हुए थे बेसिकली, ठीक है? गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे दोनों, जोरावर सिंह और फ़तेह सिंह।
और ना 1704 में क्या हुआ था, मुगल सोल्जर्स ने जो आनंदपुर साहिब जो था वहाँ पे उनकी लड़ाई हुई और इन 2 को कैप्चर कर लिया था, फ़तेह सिंह जी को, जोरावर सिंह जी को कैप्चर करने के बाद इनको टॉर्चर वगैरह किया गया और बाद में औरंगज़ेब ने ऑफ़र दिया कि अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी इस बात से नहीं माने, तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, हम लोग इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इनको जो है इनको मार दिया गया, बेसिकली इनको ज़िंदा चलवा जो है वो दीवार में चिनवा दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये इसीलिए जो है आज वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हिजाब लॉ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट टू गो स्लो ऑन द रिवोकिंग हिजाब बैन अदर कंट्रोवर्शियल इश्यूज़। अब देखिएगा, ये तो आपको अच्छे से पता है, कर्नाटका में हिजाब बैन वाला इश्यू काफ़ी लंबा चला था। अभी त ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ठीक है, तो फाइनल डिसीज़न आया नहीं है। लेकिन अभी कर्नाटका की जो करंट गवर्नमेंट है, इसने कहा है कि देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है, इट्स योर चॉइस, जो आप कपड़ा पहनना चाहें, वो आप पहन सकते हैं। और हिजाब बैन को उन्होंने कहा कि नहीं भई, ये नहीं चलेगा, कोई बैन-वैन नहीं है। बैन तो पहले भी नहीं था, हमेशा से ओपन ही था, आपकी चॉइस थी। अ, ले तो ये बेसिकली कहा गया है, लेकिन जैसे थोड़ा कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी, तो अभी कर्नाटक की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोग बेसिकली इतना फ़ास्ट नहीं इस रिफ़ॉर्म के ऊपर जाएँगे, धीरे-धीरे करके हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझिए आप, जब हम लोग हिजाब रो की बात करते हैं, तो हर कपड़ा हिजाब नहीं होता है, ठीक है? कुछ लोग इसे भी हिजाब बोल दे रहे हैं, कुछ लोग इनको भी यहाँ पे भी हिजाब बोल देते हैं, कुछ लोग इसको भी हिजाब बोल देते हैं, क्योंकि हमें आइडिया है नहीं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो एक तो थोड़ा-सा एक आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। देखिए ज़रा, ये जो ड्रेस यहाँ पे पहनी है, इसे हम लोग हिजाब कहते हैं, ठीक है? इट्स अ जनरल टर्म मीनिंग टू कवर और व्हील द मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू द हेड स्कार्फ दैट कवर्स द हेड एंड द नेक बट नॉट द फेस, ठीक है? तो आपका हेड कवर होता है, इसमें आपकी जो है नेक कवर होती है, हेड स्कार्फ होता है बेसिकली, आपका फेस कवर नहीं होता है और पूरी बॉडी में आप जीन्स, सूट वगैरह कुछ भी पहन सकते हैं। तो इसे हम लोग बेसिकली हिजाब कहते हैं। अगर ये इस तरह का आपने गेटअप लिया है तो इसे निकाब कहते हैं। इस तरह का गेटअप लिया है तो इसे बुर्का कहते हैं, थोड़ा फ़र्क होता है इनमें। इसमें देखिए आपको आइज़ जो है ओपन है, लेकिन यहाँ पे आइज़ भी क्लोज़ हैं, वो जाली होती है यहाँ पे बेसिकली बुर्के में। इसे हम लोग चादर कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इसे हम लोग दुपट्टा एक तरह से कहते हैं। ये थोड़ा-सा फ़र्क होता है। अब यही जो है कंट्रोवर्सी, जब कर्नाटका की बात करें, तो इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने हिजाब पहन रखा है, ठीक है? ये जो फेस पे है वो मास्क है बेसिकली, ठीक है? वैसे फेस ओपन ही है। ये हिजाब है, आप नीचे देखिए पूरा यूनिफ़ॉर्म पहन रखा है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ हेड स्कार्फ़ लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेस भी कवर है, ठीक है? फेस भी कवर है, तो इसे आप हिजाब नहीं कहोगे। यहाँ पे देखिए, फेस भी कवर है, हेड स्कार्फ़ भी पहन रखा है और जो गेटअप है वो भी लिया हुआ है, तो दिस इज़ आल्सो नॉट हिजाब। तो जो कंट्रोवर्सी की बात है उसमें सभी जो है हिजाब नहीं पहन रखा है, लेकिन एक कॉमन टर्म जो है वो यूज़ की जाती है हिजाब, और ये अलग-अलग कंट्री में भी होता है। ठीक है? इंडो पाकिस्तान में अलग तरह का कुछ गेटअप यूज़ होता है, तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। इंडोनेशिया में जाएँगे तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जाओगे तो कन थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। बट ओवरऑल थोड़ा-सा यू शुड हैव सम आइडिया, ठीक है? इतना ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलर बनने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन मामलों में। बट अभी ठीक है, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हिजाब आप पहन सकते हो। बट थिंग इज़ कि अगर कहीं पे ड्रेस कोड है, ठीक है? ड्रेस कोड है और ड्रेस कोड के का तो पालन करना पड़ेगा, ऐसा भी गवर्नमेंट ने कहा है। खैर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी जब कंट्रोवर्सी हुई, तो कर्नाटक की गवर्नमेंट को ऐसा कोई भी डिसीज़न चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला अभी सब जुडिस है। खैर, तो लेकिन जब ये मामला शुरुआत हुई थी हिजाब रो की, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई थी। पहली बात तो ये है कि भैया, कैन अ स्टूडेंट बी केप्ट आउट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेरली बिकॉज़ दे आर वियरिंग अ पीस ऑफ क्लोथिंग इंडिकेटिंग देयर रिलिजन, है ना? आप एक ऐसी चीज़ पहन के आ रहे हो जो आपका रिलिजन अलाउ करता है, क्या उस बेसिस पे आपको एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा? ठीक है? क्या आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बाहर रखा जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल था। उसके अलावा आर्टिकल 25 जो हमें राइट टू रिलीजन प्रैक्टिस करने की बात करता है, तो क्या ये इसका वायलेशन नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। है उसके, कैन वियरिंग ए हेड स्कार्फ विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर, है ना? क्या भैया हिजाब पहनने से, हेड स्कार्फ पहनने से लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था, राइट? विल द बैन ऑन सच अटायर कम विदिन द पावर टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी? तो क्या ये इसके अंडर में आता है?
क्या हिजाब पहनने से पब्लिक ऑर्डर का नुकसान होता है? क्या पब्लिक हेल्थ का इम्पैक्ट होती है? या मोरालिटी इम्पैक्ट होती है? ये बहुत बड़ा सवाल था। क्या आर्टिकल 21 ए की बात करते हैं हम राइट टू एजुकेशन की, क्या इसका वायलेशन नहीं है? क्योंकि आप स्कूल में किसी को एंटर करने से मना कर रहे हो जस्ट बिकॉज़ उसने पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस पहनी है। इस तरह बहुत सारे सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट में भी पूछे गए और ये भी मामला सब जुडिस है, तो ये जो है पूरी कंट्रोवर्सी है। अब उसमें सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेजेस वगैरह होते हैं, जहाँ पे आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हो। वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं होता, वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे ड्रेस कोड है, एक पर्टिकुलर टाइप का, वहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर रिलीजियस ड्रेस पहनते हो या हिजाब पहन लीजिए या फिर आप तिलक लगा लीजिए मे बी या फिर आप कुछ और जो अटायर्स होते हैं, क्रिश्चियंस में भी बहुत अटायर्स होता है डिफरेंट टाइप के, जेंट्स में भी होते हैं। तो क्या वो अलाउ किया जाए जहाँ पे ड्रेस कोड होता है या नहीं होता है? ये एक सवाल था और इसके लिए एक आर्गुमेंट दिया जाता है जिसे कहते हैं एसेंशियल प्रैक्टिसेस। अगर वो आपके धर्म में वो एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता, ठीक है? तो ये सवाल खड़ा हुआ क्या हिजाब पहनना इस्लाम में एक एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है? सवाल ये उठता है। मोस्टली जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि हिजाब पर्दा जो है वो इस्लाम में एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है? ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आप पहनिए ना पहनिए, कोई आपको जो है फ़ोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका फैमिली ट्रेडिशन कुछ अलग हो सकता है, आपकी कुछ कम्युनिटी में, बट ऐज़ अ इस्लाम ये कोई ऐसे एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं होता है और अगर कहीं पे होता भी है तो या नहीं भी होता है, तो वहाँ पे कोई इस तरह का बैन नहीं है। जैसे पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, पाकिस्तान में बहुत सारी वीमेन जो है वो इसको फ़ॉलो नहीं करती हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई इश्यू ख़ास नहीं होता है। ठीक है? बहुत जगह पे इश्यू होता है। तो ये कहना है कि भई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है एक तरह से, पहली बात तो ये है। उसके अलावा बहुत सारी और भी दूसरी इसके आस-पास कंट्रोवर्सी आती हैं कि जैसे हमारा जो बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया था, जिसमें ज़ोहोवा विटनेस एक क्रिश्चियन ग्रुप होता है, ठीक है? इन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था। क्योंकि इनका कहना था कि नहीं सर ये हमारे बिलीफ के अगेंस्ट में है। हम लोग जो सुबह मॉर्निंग प्रेयर होती है नेशनल एंथम नहीं गाएँगे, ठीक है? तो क्या ये भी एक प्रैक्टिस की जा सकती है इन द नेम ऑफ रिलिजन? ठीक है? तो इस तरह के कुछ केसेस हमारे यहाँ पे आते हैं। जैसे एक जगह पे क्या हुआ था कि जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड पे एक महिला ने पूरा जो है बुर्का पहन रखा था, इसमें वो फेस विज़िबल नहीं था। तो क्या इस किस तरह के केस में अलाउ किया जा सकता है राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस? उनका कहना है कि भई हम तो लोग फेस दिखाएँगे नहीं, हम तो पिक्चर क्लिक करवाएँगे नहीं। तो ये कुछ-कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल सी चीज़ें हैं, जो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो देखेंगे हम लोग क्या रहेगा। लेकिन सवाल एसेंशियल प्रैक्टिस का उठता है। जैसे शिरूर मठ वाले केस में, सबरीमाला वाले केस में एसेंशियल प्रैक्टिस की बात आई। उसके अलावा जो है सरदार सैयदना ताहर सैफुद्दीन साहिब वर्सेस बॉम्बे 1962 का केस है। जिसमें क्या होता था तो जो दाऊदी बोहरा कमिटी कम्युनिटी होती है, उसके जो हेड होते हैं, उनको ये अधिकार होता था कि वो किसी भी मेंबर को अपनी कम्युनिटी के एक्सकम्युनिकेट कर सकते थे। मतलब उनको कम्युनिटी से बेदखल कर सकते थे, अगर वो चाहें तो। कुछ खास मुद्दों पे होता है, हालाँकि हर किसी को नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनको ये अधिकार नहीं है। ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। आप किसी को अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे तांडव किया जाता था हिंदू कम्युनिटी में, तो उसमें एक स्कल जो ह्यूमन स्कल होता है, कंकाल होता है और चाकू के साथ तांडव किया जाता था। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, ये कह के कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है हिंदुइज़्म के अंदर। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उन कोर्ट ने कहा कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। जैसे सबरीमाला के अंदर महिलाएँ प्रवेश नहीं कर सकती थी, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो सवाल यही है कि जो हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, क्या वो एसेंशियल प्रैक्टिस है या एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आता है जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसीजन लेता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जो नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस है, उस नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस में कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है? जैसे सबरीमाला वाला केस में हुआ। सबरीमाला वाले केस में क्योंकि आप महिलाओं को यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे हो, तो कोर्ट ने ये पाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट में है। तो इसीलिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे। तो उसको कैंसल कर दिया और महिलाओं को वहाँ पे अलाउ कर दिया गया, है ना? और भी कई कई सारी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे ट्रिपल तलाक था। ट्रिपल तलाक तो ट्रिपल तलाक भी एक नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस थी। बहुत सारे मुस्लिम देशों में उसको फॉलो नहीं किया जाता था। तो कोर्ट ने यही पाया कि क्योंकि ये नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट में है, इसलिए ट्रिपल तलाक को हटाया जा सकता है। उसको बैन किया जा सकता है, इल्लीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें हैं।
जैसे कई जगह पे पारसीज़ में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जैन में भी कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें वो क्या करते हैं अगर किसी को ये दुनिया छोड़ के जाना है तो वो बाद में क्या करते हैं फूड वगैरह छोड़ देते हैं, खाना-पीना छोड़ देते हैं और धीरे-धीरे उनकी डेथ हो जाती है। एक बड़ी एक्सेप्टेबल सी प्रैक्टिस होती है ये। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ये भी एक तरह का टॉर्चर ही है, क्योंकि ये भी कोई नॉन एसें ये बहुत एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो उसको भी कई केस में बैन कर दिया गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है? तो लेकिन इसका ना एक क्रिटिसिज़्म भी है। क्रिटिसिज़्म ये है कि कोर्ट जब इस तरह के मामले डिसाइड करता है, तो वो स्क्रिप्चर्स को, टेनेंट्स को फ़ॉलो करता है। लेकिन अलग-अलग स्क्रिप्चर्स अलग-अलग बात करते हैं। 50 तरह की बुक्स हो सकती हैं आपके रिलिजन के अंदर। कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है? कोई स्कॉलर कह रहा है कि एसेंशियल है, कोई कह रहा है नॉन एसेंशियल है। So rather than going into religious questions by the court, it's better for the court that they should decide these cases on the basis of the constitutional morality. मतलब इक्वालिटी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, सिविल राइट्स की बात कर रहे हैं, डिग्निटी की बात कर रहे हैं। इन केसेस पे डिसाइड होना चाहिए मुद्दों पे, रादर देन रिलीजियस टेक्स्ट। क्योंकि रिलीजियस टेक्स्ट तो 50 तरह के हो सकते हैं, हर कोई अलग-अलग बात कर सकता है, किसको मानोगे? हमारे यहाँ पे इतने सारे उपनिषद्स हैं, हमारे यहाँ पे इतने सारे हमारे पास 4 वेद भी हैं, उसके अलावा जो है बहुत सारी अलग-अलग से जो है टीकाएँ हैं, राइट? गीता है और भी बहुत सारी हैं। तो किसको मानोगे, किसको नहीं मानोगे? ऐसे ही इस्लाम में भी देखा जाए तो बहुत सारी बुक्स हैं, अलग-अलग स्कॉलर्स की अलग-अलग इंटरप्रिटेशन है कुरान की, किसको फ़ॉलो करोगे आप? तो रादर दैन गोइंग इंटू रिलीजियस एक्सप्लेनेशन इन द टेक्स्ट, आपको कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को फ़ॉलो करना चाहिए। इक्वालिटी, डिग्निटी, सिविल राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल यूनिटी ब्रदरहुड वो सारी चीज़ें, है ना? तो ये बेसिकली इनका यहाँ पे मानना है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे और ये वाला आर्टिकल देखते हैं। एडिटोरियल कैरी ऑन डॉक्टर्स। देखिए जो अभी हम लोग क्या किया है, हालाँकि अब तो हमारे प्रेज़िडेंट ने भी सिग्नेचर कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जो सरकार 3 बिल लेके आई थी, ठीक है? आईपीसी को रिप्लेस कर दिया, सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया, एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया। तो आईपीसी को हम लोगों ने रिपोर्ट किया है मैंने किया है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। पहले जो हमारे पास प्रोविज़न हुआ करते थे, उसमें ये होता था, अगर कोई डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसे हम लोग मर्डर कहते थे और डॉक्टर के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं। नया जो कानून पास किया है हम लोगों ने, उसमें ये एक कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, लेकिन मर्डर नहीं है और इसके अंदर जो सज़ा का प्रावधान है, वो भी चेंज कर दिया गया। हालाँकि सरकार ने पूरी तरह से डॉक्टर को एग्ज़ेम्प्ट नहीं किया है, ब्लैंकेट एग्ज़ेम्पशन नहीं दिया है। अभी भी हमारे पास सेक्शन 106 है। जो ये कहता है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर की वजह से अगर कोई नेग्लिजेंस की वजह से कोई मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो अभी भी 2 साल का इम्प्रिज़नमेंट का है अभी भी आपके पास, ठीक है? प्रावधान। पहले तो मर्डर था, अब मर्डर तो नहीं है लेकिन 2 ढाई साल की सज़ा आपको हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है। ये बात हो गई। लेकिन 2005 में एक केस आया था, ठीक है? और इस केस में जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है उसने ये कहा था कि हम लोग उसी केस में डॉक्टर को दोषी मानेंगे जब वो क्राइम या वो नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा ग्रॉस हो, एक्सट्रीम लेवल का हो, बहुत हाई डिग्री का हो, जिसमें डेथ हो गई हो। और ये देखने से साफ-साफ पता लग रहा है कि ये तो पक्की बात है कि डॉक्टर नशे में थे या डॉक्टर ने जानबूझ के ऐसा किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक प्रेग्नेंट वाइफ थी, जब उनका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने उनके पेट में कैंची छोड़ दिया। किसी के पेट में तो एक के पेट में तो जो है तौलिया छोड़ दिया था। ये होता है नेग्लिजेंस बहुत हाई लेवल का। तो उस केस में येस पनिश किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। नया कानून ये कहता है कि जैसे मान लो किसी डॉक्टर के ऊपर केस हुआ नेग्लिजेंस का, तो उनका प्रोसिक्यूशन होगा। प्रोसिक्यूशन के में क्या होता है, जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं, उनका ओपिनियन भी लिया जाएगा। अगर वो डॉक्टर ये कहते हैं कि साहब ये तो बिल्कुल डॉक्टर की ही जो है नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है, तो उसको आगे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ठीक है। बात यही है कि हमारे देश में पिछले कुछ सालों में डॉक्टर्स के ऊपर जो वायलेंस के केसेज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वज़ह से डॉक्टर जो है बेचारे वो डर में घूमते रहते थे। तो हमारी जो आईएमए है उन्होंने भी गवर्नमेंट को ये लेटर लिखा था कि इसके बारे में कुछ कीजिए और फाइनली गवर्नमेंट ने ऐसा किया है।
तो सज़ा को कम कर दिया गया है, मर्डर के चार्जेज़ हटा दिए गए हैं ताकि डॉक्टर सेफ फ़ील करें बेसिकली। कई तरह के वायलेंस हो सकते हैं डॉक्टर के अगेंस्ट में, होते भी हैं। एक तो फिज़िकल वायलेंस ही होता है। लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनके रिलेटिव्स वगैरह इमोशनल हो जाते हैं, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, कुछ और, तो मार-पिटाई हो जाती है बेसिकली, ठीक है? गाली-गलौच भी हो जाते हैं, वर्बल अब्यूज़ हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन होता है, ठीक है? डॉक्टर को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको जो है धमकी भरे ईमेल भेजे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उनके कलीग्स को भी धमकाया जाता है, वो सब चीज़ें होती हैं। वीमेन के केसेज़ में कई बार जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह भी हो जाता है अनफॉर्च्यूनेटली। पेशेंट्स या रिलेटिव्स वगैरह वो सब रहते हैं। साइबर बुलिंग होती है, सोशल मीडिया वगैरह पे वो थ्रेट्स वगैरह दिए जाते हैं, ट्रोल किया जाता है अनफॉर्च्यूनेटली। उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया जाता है, किसी की गाड़ी को जला दिया, किसी के घर को जला दिया, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो ये कुछ इस तरह का रहता है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण यही है कि बहुत बार फ्रस्ट्रेशन ही बेसिकली एक बहुत बड़ा रीज़न इसके पीछे हो सकता है ना? गुस्सा जो है वो इसके पीछे का रीज़न हो सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड द मिसकम्युनिकेशन, बहुत बार जो पेशेंट होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है कि ये जो ट्रीटमेंट है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ओ उसमें इस तरह के चांसेस हो सकते हैं, है ना? तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। इनएडिक्वेट रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बार हॉस्पिटल्स में रिसोर्सेज़ ही नहीं हैं। ओवर क्राउडेड है हमारे हॉस्पिटल्स। लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स होते हैं, है ना? तो इमरजेंसी वाले केसेज़ में अटेंड नहीं किया जाता प्रॉपर्ली, उस तरह की चीज़ें होती हैं। और क्योंकि इमीडिएट अटेंशन चाहिए होती है कई बार ना किसी पेशेंट को, वो लोग नहीं दे पाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है चीज़ें खराब हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में भी रहता है वो सीन, है ना? पहले फॉर्म भरिए, लाइन में खड़े हो जाइए, वो सब चीज़ें। आपने एक मूवी थी जिसमें सनी देओल थे और उसके वो आमिर खान ओह सॉरी अमरीश पुरी हुआ करते थे, उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो बैठे रहते हैं, है ना? घातक या घायल कोई एक मूवी थी। तो इस तरह की चीज़ें आपको नॉर्मल लाइफ़ में भी देखने को मिलेंगी, सिर्फ़ फ़िल्म में देखने की ज़रूरत नहीं है। बट एनीवेज़ इस तरह की चीज़ें होती है तो फ्रस्ट्रेशन होता है डॉक्टर के अगेंस्ट में। उसके अलावा इनसफिशिएंट सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं हॉस्पिटल्स में, लैक ऑफ सर्विलेंस सिस्टम होता है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 82.7% ऑफ द डॉक्टर्स इन इंडिया फील स्ट्रेस आउट इन देयर प्रोफेशन, है ना? थोड़ा-सा डर का माहौल यहाँ पे बना रहता है। 24.2% डॉक्टर्स जो है फियर बीइंग सूड, है ना? केस वगैरह उनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। तो ये चीज़ जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इनका कहना है कि 80% ऑफ द डॉक्टर्स इन इंडिया आर स्ट्रेस्ड आउट इन देयर प्रोफेशन। 56% ऑफ द डॉक्टर्स डू नॉट गेट अ कंफर्टेबल 7 आवर स्लीप मोस्ट डेज़ इन द वीक। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, तो बहुत लेंथी ऑपरेशन होता है। डॉक्टर को नींद नहीं आती, 3-4 दिन से सोया नहीं है प्रॉपर्ली डॉक्टर, तो उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो थोड़ी स्लो हो जाती है और उसकी वजह से भी नेग्लिजेंस हो सकता है। क्योंकि जब सोए नहीं हो प्रॉपर 4-5 दिन से, तो क्लियर चीज़ आपको दिखाई नहीं देती हैं, क्लियर डिसीजन आपको नहीं मिल पाता है। ये भी रीज़न एक हो सकता है, नेग्लिजेंस का, है ना? हो सकता है डॉक्टर बहुत कैपेबल हो, लेकिन हैम्पर हो गया डिसीजन मेकिंग। कबीर सिंह में आपने देखा, मूवी अगर आपने देखी है तो, उसमें दारू पी के ऑपरेशन करता है, तो उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन क्या करना पड़ेगा अपने आप को इस चीज़ सिचुएशन के लिए? तो एक तो लेजिस्लेशन जो है कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जैसे इस बार सरकार ने बना ही दिया है, ठीक है? लेकिन कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। जो एक्जिस्टिंग कानून हमारे पास हैं, जो नया बनाएँगे उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करिए, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन दीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े डॉक्टर गलतियाँ कर देते हैं गलतियाँ, हो जाती हैं। अब अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है, तो उसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी है। रिपोर्टिंग कौन करेगा? रिपोर्टिंग वही करेगा जिसको उसके बारे में पता होगा। तो कई बार जो छोटे डॉक्टर होते हैं, जूनियर डॉक्टर होते हैं, इनको पता होता है कि इस डॉक्टर साहब ने गलती कर दी है। तो लेकिन वो बता नहीं पाते किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ पे व्हिसल ब्लो प्रोटेक्शन ही नहीं। अगर व्हिसल ब्लो प्रोटेक्शन होगा तो इस तरह की जो इल्लीगल चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में बताई जा सकती हैं। एक ऐसी मूवी भी थी अरोड़ा का मर्डर कुछ ऐसे करके थी। उसमें एक दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से गलती हो जाती है। वो थिएटर के अंदर ही फ़ोन उनका कुछ आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। उसके मूवी में ऐसा दिखाया गया था कि उनके जो जूनियर डॉक्टर थे, वो किस तरह से उस सीनियर डॉक्टर के अगेंस्ट में जो एक्शन लेते हैं। बड़ी अच्छी मूवी है। जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से जिसमें एथिकल इश्यूज़ और मोरल वैल्यूज़ का जो कॉन्ट्रास्ट है, वो बड़े अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है? अरोड़ा का मर्डर समथिंग वाइज़ दैट, जिसमें केके मेनन थे उस मूवी में। आप वो देख सकते हो जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है? सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह को इंक्रीज़ करिए हॉस्पिटल वगैरह में। लोग अवेयरनेस एजुकेशन वगैरह बढ़ाइए। ठीक है? उसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह रहते हैं, मेंटल हेल्थ सपोर्ट होती है, ये चीज़ें भी आप अपने हॉस्पिटल में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो कर देनी चाहिए इस बारे में। तो मेंस में जो है इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनिटली आ सकता है। ये जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, तो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर क्या होता है?
ठीक है? क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न्स क्या-क्या हैं? इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ठीक है? और इसके लिए क्या-क्या मेजर्स हमारे पास हैं? क्या-क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं फ्यूचर में? ठीक है? गाइडलाइन्स वगैरह जो आप ये थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी जो है साथ के साथ आपको याद होना चाहिए। ठीक है? चलो, तो इसके लिए तो यही था। उसके अलावा वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स आल्सो पढ़ना चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।